सपोज़ करते हैं कल यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और आपने इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन आप कुछ पढ़ के जाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मनी एंड बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी ये दोनों टॉपिक आप पढ़ के जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट होने के साथ ही साथ ये टॉपिक थोड़े से ईज़ी भी हैं और इन टॉपिक्स के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई कनेक्शन बैठाना है कि इसके लिए आपको पहले के चैप्टर्स या कॉन्सेप्ट्स आना ज़रूरी है। अगर आप एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है सप्लाई एंड डिमांड का समझते हैं और एक कॉन्सेप्ट और जो कि है आपका सबसे पहले इकोनॉमिक्स के इस सीरीज़ के मैंने आपको बताया था जहाँ से सारी कहानी शुरू होती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ये सारी जो कहानी हो रही है या कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं ताकि हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकें एफिशिएंटली। और दूसरी चीज़, अगर आपको थोड़ा बहुत भी सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट पता है कि सप्लाई अगर ज़्यादा होगी क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्राइस किस तरीके से फ्लक्चुएट करेगी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पता है तो आपको और ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब ये टॉपिक जो है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और ये टॉपिक हम आज के लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे आपको देखने से बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन हैं ये बहुत सारी आसान चीज़ें, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, इनको हम लोग एक बार जान लेंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मनी एंड बैंकिंग में हम यहाँ पे जब पहुँचेंगे मॉनेटरी सिस्टम के पास, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टॉपिक रहेगा, आरबीआई एंड इट्स फंक्शन एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये वाला टॉपिक जो है हम यहाँ ड्रॉप करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा-सा। और अगर आज के लेक्चर की हम बात करें तो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे बार्टर सिस्टम से, फिर हम मनी को जानेंगे, फिर फंक्शंस ऑफ मनी को देखेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ मनी देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट देखेंगे जहाँ पे हम डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर मनी सप्लाई देखेंगे। यहाँ पे हम जानेंगे मॉनेटरी बेस क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर कैसे रिलेशन में आता है मनी सप्लाई और मॉनेटरी बेस के, मनी सप्लाई और मॉनेटरी बेस का आपस में क्या रिलेशन है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद फिर हमारा है मॉनेटरी सिस्टम जहाँ पे हम फर्स्ट आरबीआई एंड इट्स फंक्शन देखेंगे और सेकंड हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि एक कमोडिटी को आपस में दूसरी कमोडिटी के साथ एक्सचेंज किया जाता है, यानी यहाँ पे अगर एप्पल है, एप्पल व्हीट के साथ एक्सचेंज हो सकता है, मैंगो के साथ या फिर राइस के साथ। अब राइस भी किसी के साथ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी कमोडिटी किसी के साथ एक्सचेंज हो सकती है, बट यहाँ पे इशू क्या होता है, यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं। ए के पास एप्पल है, बी के पास व्हीट है, सी के पास राइस है और डी के पास मैंगो है। अब इसकी वजह से 2 प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है, वैल्यूएशन प्रॉब्लम। ये कैसे पता चलेगा कि कितना किलोग्राम व्हीट जो है कितने किलोग्राम मैंगो के बराबर है। किसी को लगेगा कि हो सकता है उसका घाटा हो गया या उसको लॉस हो गया, किसी को लगेगा कि जो है कि मुझे राइट अमाउंट में व्हीट नहीं मिला जितना मैंने राइस दिया है, या फिर मुझे एप्पल नहीं मिले जितने मैंने मैंगो दिए हैं। तो ये एक इशू है जो कि वैल्यूएशन प्रॉब्लम, कि कितने एक क्वांटिटी जो है एक कमोडिटी वो कितने क्वांटिटी में दूसरी कमोडिटी के बराबर होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कितने किलोग्राम एप्पल जो है कितने किलोग्राम राइस होगा अगर ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे, यहाँ पे अगर ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे तो। फिर इसके साथ एक दूसरी प्रॉब्लम अराइज होती है क्योंकि लोग इन्वॉल्व हैं, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है कि एक ही समय पे अगर आपको जो चीज़ चाहिए, सामने वाला जिसके पास आप गए हैं, जिसके पास वो सामान है जो आपको चाहिए, उसको भी आपका ही कमोडिटी या प्रोडक्ट चाहिए हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हीट एंड राइस को हम देखते हैं। पर्सन सी पर्सन बी के पास जाता है और इसको व्हीट चाहिए क्योंकि बी के पास व्हीट है, बट बी को अगर मैंगो चाहिए वो डी के पास है। तो ये जिसके पास सी जो है, इसको जो व्हीट चाहिए था अपनी राइस एक्सचेंज करके, उसको व्हीट मिलेगा नहीं क्योंकि जिसको व्हीट एक्सचेंज करना है उसको मैंगो एक्सचेंज करना है। और सपोज करते हैं अगर डी को मैंगो के अगेंस्ट में एप्पल एक्सचेंज करना है, तो वो जो 2 कोइंसिडेंस है कि दोनों लोगों का सेम चीज़ को चाहना जो है, एक ही जिनके पास जो कमोडिटी है वो एक्सचेंज करना, वो एक कोइंसिडेंस होना चाहिए, यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जो वांट है ये चाहते हैं व्हीट और ये चाहते हैं राइस, ये साथ में होना बहुत ज़रूरी है, ये दूसरा इशू है, ठीक है। तो इससे क्या होता था, लोग इधर उधर ढूंढते रहते थे, भटकते रहते थे, लोगों को किसके पास क्या सामान रहेगा, तो एक ये इशू राइज होता था। नहीं तो फिर जो भी रहता था वो ले लेते थे, फिर वो नेक्स्ट आपस में एक्सचेंज करते थे किसी और से। अब यहीं से क्या होता है कि ये इशू के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे हिस्ट्री इवॉल्व हुई उसी तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ मनी भी इवॉल्व हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है कि मनी में एनीथिंग एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ पेमेंट उसे हम मनी कहते हैं। यहाँ पे भी तो कह सकते थे, यहाँ पे भी व्हीट एक्सचेंज हो रहा है, राइस एक्सचेंज हो रहा है, एप्पल एक्सचेंज हो रहा है, मैंगो एक्सचेंज हो रहा है। बट इशू क्या है कि यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं जो मनी को परफॉर्म करने रहते हैं, यहाँ पे वो कमोडिटी नहीं कर पा रही है।
जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आप एक राइस को व्हीट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कमोडिटी एक्सचेंज होगी वो कॉमन होनी चाहिए, यानी आप राइस के साथ ही एप्पल एक्सचेंज कीजिए, राइस के साथ ही आप व्हीट एक्सचेंज कीजिए, राइस के साथ आप मैंगो एक्सचेंज कीजिए। तो ये बात हो जाएगी कि एनीथिंग एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ पेमेंट, तो वो हो जाएगा आपका मनी। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे जिसके सबके पास सेम चीज़ रहती नहीं है, तो एज अ मनी वो काम नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे हम अगर फंक्शन को समझेंगे मनी को, तब हम समझ पाएंगे कि बार्टर सिस्टम कैसे उतना एफिशिएंट नहीं था। सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाकी कमोडिटी भी कर सकती थी। अब कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो नहीं था उन कमोडिटी के साथ, मतलब मैंगो इज़ नॉट इक्वल टू व्हीट, और मैंगो एप्पल के बराबर नहीं है, मैंगो राइस के बराबर नहीं है, या कोई भी कमोडिटी आपस में एक कॉमन मेजर वैल्यू नहीं रख रही थी जिनको हम डिसाइड कर सकें कि हाँ अगर ये है तो ये मिल सकता है, इस वैल्यू पे ये मिल सकता है। बट अगर वहीं आपके पास 10 रुपये हैं तो 10 रुपये में जो किसी चीज़ की वैल्यू आ सकती है, 10 रुपये में आप दूसरी चीज़ को भी खरीद सकते हैं। तो ये एज अ कॉमन मीडियम सर्व करेगा किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका वैल्यूएशन, जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 था, वो उसको एलिमिनेट कर देता है। और ये साथ ही साथ में आपके डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को भी एलिमिनेट कर देता है। अगर आपके पास मनी है, भले ही आपको कुछ और जो भी आप चाहिए था आप उस इंसान के पास जाएंगे या आप वहाँ पे शॉप पे जाएंगे, आप खरीदेंगे, आप इन एक्सचेंज आप मनी दे देंगे, वो आपको प्रोडक्ट दे देगा। अब उस इंसान को मान लीजिए ये ए था, ये बी है, अब बी को मान लीजिए कुछ सी से चाहिए, वो सी के पास जो मनी आ जाएगा उस मनी से वो सी को दे देगा, सी को कुछ चाहिए तो वो डी को दे देगा। वहाँ पे क्या हो रहा था, सबका आपस में कोइंसिडेंस होना चाहिए जिनको जो सामान चाहिए। एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हम मनी को यूज़ कर सकेंगे। इसका मतलब है सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर पेमेंट। अगर आज हमने उधार ले लिया है किसी चीज़ पे, तो हम इन फ्यूचर जो है पेमेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। अब वहीं पे अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने फ्यूचर पेमेंट जो है एप्पल में करने की सोची, तो क्या होगा, एप्पल की लाइफ है, शेल्फ लाइफ है, वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये जो कमोडिटी है, जैसे ये एप्पल, मैंगो, व्हीट, ये सब ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे फ्यूचर पेमेंट के लिए। फ्यूचर में क्या होगा, हो सकता है उस कमोडिटी की वैल्यू ही डिक्रीज़ कर जाए, वो भी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मनी को एक ये फंक्शन रोल प्ले ज़रूर करना रहता है। तीसरा रहता है स्टोर ऑफ वेल्थ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है गोल्ड कॉइन। अब उसके अंदर खुद में ही एक वैल्यू है, उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसकी एक फेस वैल्यू भी होगी, उसके ऊपर 500 रुपये लिखा हो सकता है, और वो 500 रुपये में जितना ग्राम सोना आ सकता है उतने ग्राम से वो बना भी हुआ हो सकता है, तो उसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू भी हो सकती है। तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ मनी। अब अगर हम बात करें आगे, तो हमें टाइप्स ऑफ मनी बात करना है, और इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फुल बॉडीड मनी के बारे में। फुल बॉडीड मनी का मतलब ये हुआ कि वैल्यू जो है मनी की वो बराबर है कमोडिटी के, यानी फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। जो अभी मैंने आपको गोल्ड कॉइन का यहाँ पे एग्जांपल दिया कि 500 रुपये का अगर गोल्ड है और 500 रुपये में जितना ग्राम गोल्ड आएगा, ये कॉइन जो है उतने से ही बना हुआ है। यहाँ पे कॉइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉइन जितने रुपए इस पर लिखे हुए हैं इतने रुपए का इसमें सोना लगा हुआ है, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी उतनी रहेगी, फेस वैल्यू भी उतनी ही रहेगी, ठीक है। इसे कहेंगे फुल बॉडीड मनी। टोकन मनी क्या होता है कि वैल्यू एज मनी इज ग्रेटर देन वैल्यू एज कमोडिटी। इसका एग्जांपल, आपके पास 2000 रुपये का नोट है। अब जिस नोट के ऊपर, जिस पेपर के ऊपर ये 2000 लिखा हुआ है, क्या उस पेपर की वैल्यू 2000 रुपये होगा? आप उसको और ही कहीं सस्ते में बना सकते हैं, हो सकता है उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये आती हो, बट उसके ऊपर लिखा हुआ है 2000 रुपये, तो उसकी वैल्यू एज मनी ज़्यादा है वैल्यू एज कमोडिटी से। मतलब कमोडिटी यहाँ क्या है, पेपर, तो पेपर से ज़्यादा वैल्यू है उस पे जो लिखा हुआ है। अगर आप पेपर बेचने जाएंगे जिस पे वो 2000 लिखा हुआ है, हो सकता है आपको 50 पैसे मिले, 1 रुपये मिले, 2 रुपये, बट एज अ मनी जब वो काम करता है तो वो 2000 की वैल्यू लेकर चलता है। तो यानी फेस वैल्यू जो उस पर दिख रही है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी जो पेपर है उससे ज़्यादा है। अब फिर अगली इसका एग्जाम्पल हो गया आपका रुपी एंड डॉलर्स। फिर अगला आपका जो टाइप्स ऑफ मनी में है वो है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी। अभी हमने फुल बॉडीड मनी को पढ़ा था कि जहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो है फेस वैल्यू के बराबर हो। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर होगी, बट वो जो फेस वैल्यू होगी वो किसी की और रिप्रेजेंट कर रही होगी, मतलब कोई और कमोडिटी जो है उसे रिप्रेजेंट कर रही होगी। एग्जाम्पल, आप 100 रुपये का नोट है आपके पास,
अब इस 100 रुपये के अगेंस्ट में आपके पास 100 रुपये का गोल्ड भी है। आपकी सेंट्रल बैंक जो है, फॉर एग्जांपल आरबीआई, अगर आप 100 रुपये का गोल्ड भी रखी है इस 100 रुपये के अगेंस्ट में, तो इसे कहा जाएगा रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। तो जो गोल्ड है वो फुल बॉडीड मनी है, बट उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ये 100 रुपये का नोट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी इशूड अगेंस्ट इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ बुलियन, यानी गोल्ड और सिल्वर, बुलियन का मतलब। अब एक होता है कन्वर्टिबल मनी। कन्वर्टिबल मनी का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो मनी है, यानी 100 रुपये जो था आपके पास, जिसके अगेंस्ट में आपने 100 रुपये का गोल्ड रखा था आपने यहाँ पे बैंक में, अपने सेंट्रल बैंक में। अब कन्वर्टिबल का मतलब हुआ आप जाएं बैंक के पास, आरबीआई के पास, और आप बोलें कि आप मुझे इसके अगेंस्ट में गोल्ड दे दीजिए जितनी इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो उसे कहा जाए कन्वर्टिबल मनी। अब वहीं अगर अथॉरिटी मना कर दे या ये अलाउड ही ना हो, तो उसे कहा जाएगा नॉन कन्वर्टिबल क्या मनी। ये हो जाएगी कन्वर्टिबल मनी जो हो सकती है, वो मनी हो जाएगी नॉन कन्वर्टिबल जो बुलियन में कन्वर्ट ना हो पाए या फिर गोल्ड में कन्वर्ट ना हो पाए। यहाँ पे है नॉट ऑब्लाइज्ड है, अगर वो चाहे तो सेंट्रल अथॉरिटी कर सकती है, बट वो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं। बट यहाँ पे कन्वर्टिबल में ऑब्लाइज्ड है कि उन्हें करना ही पड़ेगा कन्वर्ट। ठीक है, अब फिएट मनी क्या होता है? सर्व्स एज मनी ऑन ऑर्डर, मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर से वो चलती है। अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल भी देख लेते हैं नॉन कन्वर्टिबल का। रुपी एक एग्जांपल है कि इसके अगेंस्ट में अगर आप जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके अगेंस्ट में गोल्ड मिल ही जाए या जो भी बुलियन है। अब फिएट मनी की अगर हम बात करें तो फिएट मनी क्या होता है? ऑन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट चलती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, अगर जैसे कोई रुपी है, ठीक है, ये करेंसी है, ये करेंसी बहुत सारे पैरामीटर्स पे यहाँ उतर सकती हो सकती है ये करेंसी फिएट मनी भी हो, ये नॉन कन्वर्टेबल भी हो, ये लीगल टेंडर मनी भी हो सकता है। ठीक है, तो एक ही करेंसी बहुत सारी पैरामीटर्स पे फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ फिएट मनी सर्व्स एज अ मनी ऑन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपके पास अभी समझ लीजिए A4 पेपर है, गवर्नमेंट ने कल एक ऑर्डर पास किया, बिल पास किया और कहा कि आज से ये A4 पेपर जो है एज अ मनी सर्व करेगा, तो वो हो जाएगा फिएट मनी। इसका मतलब वो ऑन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, समझाने के लिए चीज़ों को। इसके बाद एक होता है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी, अब आप फिएट मनी रुपीज़ क्या है? ये भी फिएट मनी होगा कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से चलता है ये। ठीक है, और यहाँ पे भी एग्जांपल में यूज़ हुआ है, नॉन कन्वर्टिबल है। टोकन मनी है रुपी, मतलब उसकी जो फेस वैल्यू उससे इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, ये भी है। ये फुल बॉडीड मनी नहीं है रुपी, ये ध्यान रखेंगे। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी ये कम्प्लीटली नहीं है, क्योंकि जो आरबीआई है वो थोड़ा सा अमाउंट जितना भी मनी सप्लाई है उसका रखती है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्टली 100% रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी है। ठीक है, अब जहाँ तक लीगल टेंडर मनी की बात है, इसमें क्या होता है कि इसका कंपल्शन रहता है। मतलब अगर कोई मनी जो है वो लीगल टेंडर है, इसका मतलब आपको कंपल्शन है उसको एक्सेप्ट करने का। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इसका मतलब कि अगर 50 पैसे हैं आपके पास और ये लीगल टेंडर है, तो आप इसे लेने से तो मना नहीं कर सकते, पहली चीज़। बट अगर आप ये सोचिए कि 50 पैसे में ही अगर सारे पेमेंट होने लगे, तो कितना ही इनएफिशिएंट और बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा किसी भी पेमेंट को करना। अगर आपको 100 रुपये पेमेंट करना है तो आपको 200 सिक्के देने पड़ेंगे, 200 कॉइन्स देने पड़ेंगे। वहीं आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना है तो आपको 2000 सिक्के देने होंगे 50 पैसे के। तो ये बहुत ही हैसल वाला हो जाएगा, इतना वेट हो जाएगा, कैसे आप कैरी कर पाएंगे इतने सारे कॉइन्स को, या डे टू डे ट्रांजैक्शंस नहीं पॉसिबल हैं। तो और वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इनएफिशिएंट रहेगा। बैंक में आप जमा करने गए हैं, उतना कोई काउंट कौन करेगा, मैन पावर लगेगा। तो उन सारी चीज़ों को बचाने के लिए इनको लिमिट कर दिया जाता है कि आप एक लिमिट तक ही इसको दे सकते हैं। जैसे कि 50 पैसे की लिमिट 10 रुपये है, ठीक है, तो 10 रुपये तक अगर आपको पेमेंट करना है तो आप 50 पैसे से कर सकते हैं, यानी 20 सिक्के जो हैं, 20 कॉइन्स जो हैं, आप 50 पैसे के अगर देंगे तो चलेगा, वो लिमिटेड लीगल टेंडर चलेगा। अनलिमिटेड लीगल टेंडर वो करेंसीज या वो डिनोमिनेशंस जिनकी अगर किसी पेमेंट को यूज़ करना है आपको, तो आप वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में कर सकते हैं। आपको 1000 रुपये देने हैं, आप 10 रुपये के 100 नोट दे सकते हैं। आपको 10,000 रुपये देने हैं तो आप 10 रुपये के 1000 नोट दे सकते हैं। ये होता है अनलिमिटेड। ठीक है, मना नहीं कर सकता कोई भी लेने से, कंपल्शन होता है लीगल टेंडर में। लेकिन कुछ के लिए लिमिटेड लीगल टेंडर होता है, कुछ के लिए अनलिमिटेड। ठीक है, 10 अगर सामने वाले को चाहिए कि आप 20 रुपये 50 पैसे में दें तो ठीक है, आप दे सकते हैं, बट वो बाउंड नहीं है
10 रुपये से ज़्यादा लेने का, अगर वो चाहता है तो वो ले सकता है, ठीक है। ये होता है लिमिटेड और अनलिमिटेड। एक होता है नियर मनी। नियर मनी होता है एग्जैक्टली मनी नहीं है, बट अगर आप कोई प्रोसेस फॉलो करें या वो एक स्टेप के बाद वो मनी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे एक चेक है, आप चेक ले जाएं, बैंक को दे दें, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो वो कन्वर्ट हो गया। ड्राफ्ट है आपका, डिमांड ड्राफ्ट है, वो भी है। शेयर्स हैं, शेयर्स आप बेच देते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, वो नियर मनी है। आप जस्ट 1 या 2 स्टेप के बाद आपको पैसे मिल जा रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा नियर मनी। प्लास्टिक मनी में आपका क्रेडिट कार्ड आ जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लास्टिक मनी में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब आता है। फिर दूसरी मनी क्या होता है, बेस्ड ऑन पर्सनल ट्रस्ट होता है। पर्सनल ट्रस्ट अगर दो लोगों के बीच में है, वो किसी चीज़ को एज ए यूज़ कर रहे हैं मनी के रूप में, ठीक है। दो फॉर एग्जांपल दो क्या कह सकते हैं, दो गैंगस्टर्स हैं सपोज, दो गैंगस्टर्स हैं। अब क्योंकि इनको अपना जो क्राइम है वो कैरी आउट करना है, इसके लिए एक्सचेंज क्या करते हैं, कोई ड्रग्स लेता है और दूसरा जो है गन्स सप्लाई करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि या तो ड्रग्स में ही डील करें या तो गन्स में ही डील करें। ये इनको जो है हो सकता है असॉल्ट राइफल्स देते हों, ये इनको जो है हो सकता है कोई दूसरी गन्स देते हो, तो ये एज अ फिदुशरी मनी काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ काम कर सकती है। वहीं पे हो सकता है कि दोनों लोग अपना खुद का कोई मनी भी चला रहे हो, पैसा, तो उनके पर्सनल ट्रस्ट पे चल रहा है, उसकी कोई गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है, उसको कोई पब्लिक बैकिंग नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया फिदुशरी मनी। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ मनी। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स में सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट। ये 4 तरह के अकाउंट हैं, ठीक है। इन सब के लिए भी आपको अलग अलग अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। अब क्या होता है कि सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और ये जो अकाउंट है, ये किन के ऊपर बेस्ड है, समझिए। डिमांड डिपॉजिट कॉन्सेप्ट होता है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है कि अगर किसी ने पैसे जमा जमा किए हैं, तो वो अगर उसकी जब भी डिमांड होगी वो उस पैसे को निकाल सकता है। आपको कोई नोटिस नहीं देना है। जो भी आपने इंस्टीट्यूशन में पैसे जमा किए हैं, किसी भी बैंक में अगर आपने पैसे जमा किए हैं, तो आपको कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पैसा निकालने आना है, मुझे ये पैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप गए एटीएम, आपने पैसे निकाल लिए, वो आपकी डिमांड पे था। आप गए बैंक में, आपने एक स्लिप फॉर्म फिलअप किया, बिना कोई क्वेश्चन पूछे आपसे जो है आपको पैसे दे दिए गए। तो वो होता है आपके सेविंग्स अकाउंट या डिमांड डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है। एक होता है टाइम डिपॉजिट, ठीक है। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड से पहले आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट आपने कुछ साल के लिए करा दिए, 6 साल के लिए, 4 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, तो वो उससे पहले आप नहीं निकाल सकते हैं। आप जब निकालने जाएंगे आपको नोटिस देना होगा या आपको एक इंटीमेशन देना होगा कि भाई मुझे पैसे निकालने, वो कहेंगे आपको कि आप 2 दिन बाद आ जाइएगा, तो फॉर्म भरवा लेंगे। तो वो होता है आपका फिक्स डिपॉजिट। ठीक उसी तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में आप एक अमाउंट जो है, सिंगल अमाउंट, मान लीजिए 10,000 रुपये, आप उसको फिक्स करा देते हैं। आप कहते हैं आप इसको 6 महीने बाद निकालेंगे, इस पे जो भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि रिकर करता है, बार बार हो सकता है 1,000 रुपये पर मंथ डिपॉजिट करते हो, ठीक है। 1,000 रुपये पर मंथ डिपॉजिट करते हो, तो वो भी जो है वो किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको मिलेगा, क्योंकि इन सब की रिक्वायरमेंट ही यही रहती है कि आप कुछ टाइम बाद उसको लेंगे। तो ये सब हो जाते हैं टाइम डिपॉजिट, ठीक है। ये टाइम के साथ आपको मिलेंगे, आपकी डिमांड पे नहीं मिलेंगे। डिमांड पे आपको सेविंग्स और करंट अकाउंट रहते हैं, ठीक है। अब इस पे मोस्टली जो है हाउस होल्ड जो हैं वो यूज़ करते हैं सेविंग्स अकाउंट को। करंट अकाउंट को बिजनेस एंटिटीज़ यूज़ करती हैं, क्योंकि उन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन करना रहता है, तो उनको रोज़ पैसे की ज़रूरत रहती है। फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट ये भी यूजुअली हाउस होल्ड करते हैं। सम रेस्ट्रिक्शन रहते हैं सेविंग्स अकाउंट पे, किस तरीके के, जैसे कि आप ट्रांजैक्शन लिमिट रहेगी। आप एटीएम जाते हैं, 1 महीने में 4 बार से ज़्यादा निकाल सकते हैं, 5 बार से ज़्यादा निकाल सकते हैं, उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। तो कहीं ना कहीं सेविंग्स अकाउंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि आप नहीं निकाल सकते। मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करने के लिए कहा जा सकता है, तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। करंट अकाउंट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं रहता है, मिनिमम बैलेंस का कोई इशू नहीं रहता। अब बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है, हो सकता है कोई छोटी मोटी चीज़ें हों, बट मतलब ओवरऑल मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। और फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में क्या रिस्ट्रिक्शन है, इसमें सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन यही है कि जो टाइम मेंशन किया उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। आपने रिकरिंग डिपॉजिट किया है, 1,000 रुपये का, आपको हर महीने 1,000 रुपये देने, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 500 रुपये दे दें, तो वो रिस्ट्रिक्शंस हैं।
अब यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट मिलता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी डिमांड के ऊपर है, तो आप निकाल भी अगर लेंगे तो बैंक को पता रहना चाहिए कितने दिन तक पैसा रहेगा मेरे पास, तो मैं इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब बैंक आप कस्टमर्स जो हैं हमेशा ऑन डिमांड पैसे निकालते रहेंगे अपने हिसाब से, तो वहाँ पे सर्टेनिटी नहीं रहती है, और जहाँ सर्टेनिटी नहीं है वहाँ इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। यहाँ पे नो इंटरेस्ट रेट, इतना लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, यहाँ थोड़ा रेस्ट्रिक्शन भी है। इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या होगा, बैंक में थोड़े पैसे रहेंगे, उनको पता रहेगा कि इतना नहीं निकाल सकता कोई, इतना हमारे अकाउंट में हमारे बैंक में 1000 करोड़ रुपए हैं, इतने लोगों का बैंक बैलेंस है, इतने लोग अगर रोज़ ट्रांजैक्शन करते हैं ऑन एन एवरेज, हमारे पास इतना पैसा बचेगा। उस हिसाब से हम वहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, उसके बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वो हमें एज इंटरेस्ट जो है अपने कस्टमर को वापस कर देंगे थोड़ा सा। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी नहीं दिया जाता है। और फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट में यहाँ हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इनको पता है कि इतने दिन के लिए तो वो पैसा फिक्स है, तो वो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, सर्टेनिटी है कि कितने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके हम कहाँ कहाँ पैसा कमा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया 5 टाइप्स, टॉपिक 5 था हमारा ये, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, डिमांड डिपॉजिट, कि आपको कोई एडवांस नोटिस नहीं देना है, टाइम डिपॉजिट भी लिखा है, स्पेसिफिक टाइम एडवांस नोटिस आपको देना पड़ेगा। अब एक अकाउंट होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, इसका एम जो है, मेन पर्पस था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इसको इनिशिएटिव लिया गया था। और इसमें अकाउंट क्या होते हैं, आपके सेविंग्स अकाउंट आप खोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकते हैं अकाउंट, और रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। अब ये जो है सेविंग, जैसे मैंने आपकी अभी हम लोग बात की, ये डिमांड डिपॉजिट है, आप अपने हिसाब से इसको विड्रॉ कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड के बाद, उनका जो मैच्योरिटी पीरियड रहेगा उसके बाद आपको वो मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करें, हाँ, अब हमारा जो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो है मनी सप्लाई का। मनी सप्लाई का मतलब होता है टोटल स्टॉक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मनी, करेंसी प्लस डिपॉजिट। ठीक है, मनी में देखिए करेंसी और डिपॉजिट दोनों आता है, और करेंसी में आपका नोट्स प्लस कॉइन्स आएंगे। ठीक है, विथ पब्लिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे पब्लिक के पास जो है ना, ये पब्लिक के पास का मतलब होता है कि वो पब्लिक के पास एज अ कैश भी हो सकता है, या पब्लिक ने उसको डिपॉजिट करके रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मनी सप्लाई करेंसी प्लस डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी मतलब ये बैंक में डिपॉजिट हो गया, और करेंसी जो पब्लिक के पास इन हैंड है, कैश। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पूरा मनी सप्लाई। इसको समझते हैं हम लोग, तो यहाँ से समझा जा सकता है। अभी हम लोग इस पे आएंगे, उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे मनी सप्लाई की, यहाँ पे करेंसी और डिपॉजिट मनी दोनों है। ये जो पब्लिक का पैसा है वो बैंक के साथ है, वो डिपॉजिट मनी, ना कि बैंकों का आपस में, क्योंकि कुछ बैंक्स आपस में भी डिपॉजिट करती हैं। ठीक है, एक दूसरे से लोन लेते हैं बैंक रेट पे, और ये केवल पब्लिक, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड यूज़ हुआ पब्लिक। पब्लिक के पास जो करेंसी है और पब्लिक का जो डिपॉजिट मनी है बैंक में, वो होता है आपका मनी सप्लाई। ठीक है, पब्लिक में क्या क्या इंक्लूडेड है, ऑल इकोनॉमिक एंटिटीज़, इसके अलावा यहाँ पे बिजनेस फर्म सब कुछ आ जाएंगे, बट यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए, या बैंकिंग सिस्टम नहीं आना चाहिए, मतलब जो एक बैंक का दूसरे बैंक में पैसा है वो नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे आरबीआई के पास जो पैसा है वो भी नहीं इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला सिर्फ इस तरीके से याद रखिए, पब्लिक, पब्लिक के पास जो करेंसी है वो, और पब्लिक का जो बैंक में डिपॉजिट है वो। तो पब्लिक में क्या क्या आएगा, ऑल इकोनॉमिक एंटिटी एक्सेप्ट गवर्नमेंट, बैंकिंग सिस्टम और आरबीआई। यहाँ बैंकिंग सिस्टम से मतलब ये नहीं है कि जो पब्लिक का पैसा बैंक में है, बैंकिंग सिस्टम का यहाँ मतलब है आपस में जो बैंक्स एक दूसरे को लोन देते हैं, जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं, या जो भी चीज़ें हैं, वो उस बैंकिंग सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे, यहाँ जैसे मैंने मेंशन किया है, करेंसी इज इक्वल टू नोट्स प्लस कॉइन्स, ये। ठीक है, और मनी सप्लाई क्या होता है, ये परचेजिंग पावर को मेजर करता है। कैसे मेजर करता है परचेजिंग पावर को, मनी सप्लाई अगर इंक्रीज़ कर जाएगी, मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, आपकी जेब में ज़्यादा पैसे हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को खरीद सकते हैं जो आपका मन कर रहा है। इससे जो प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में, एग्रीगेट डिमांड है, वो बढ़ जाएगी, इसकी वजह से प्राइस लेवल बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और उस रेंज में रह सकता है जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रखना चाहती है, यानी +- 2%, 2% +- 4। ठीक है, यानी 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन भी रखना जा सकता है।
इसको बोलते हैं कि ये ग्रोथ के लिए है, ठीक है, उससे ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक कॉमन मैन पे। तो यहाँ पे आपको मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने से यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस लेवल बढ़ता है, इन्फ्लेशन होता है, थोड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। बट यहाँ पे मनी सप्लाई अगर डिक्रीज़ होगा तो परचेजिंग पावर घट जाएगी, आपके पास पैसे कम रहेंगे, डिमांड घट जाएगी, आपके पास पैसे ही कम रहेंगे, तो आप सोच समझ के जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो केवल खर्च करेंगे। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस होंगे क्योंकि डिमांड कम है, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है डाउन जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है नेशनल इनकम वाले चैप्टर में, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी रियल क्यों, क्योंकि कांस्टेंट प्राइसेस पे है, ठीक है, ये ध्यान देना। और जीडीपी क्या है, जीडीपी एमपी है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कौन सा मार्केट प्राइस है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। मेजर ऑफ मनी सप्लाई, यहाँ पे M1, M2, M3, M4 ये सब जो है मनी सप्लाई को मेजर करते हैं, ठीक है। और इनको जो पब्लिश कौन करता है, इनको पब्लिश करता है आरबीआई। M1, M2 नैरो मनी कहते हैं, अभी बात करेंगे क्यों, और ब्रॉड मनी कहा जाता है M3, M4 को, वो भी क्यों होता है बात करेंगे। अगर हम बात करें M1 की, तो M1 में क्या क्या आता है, करेंसी विद पब्लिक यानी नोट्स एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद बैंक, ये होता है सिंपल मनी सप्लाई, जो भी अभी हम लोग बात कर रहे थे मनी सप्लाई। एक M2 होता है मनी सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें M1 ये तो है ही है, प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, ठीक है। सेविंग्स डिपॉजिट वहाँ पे और क्या था, रिकरिंग डिपॉजिट भी था, और वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट भी था, वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम केवल सेविंग्स डिपॉजिट इंक्लूड कर रहे हैं। ध्यान दीजिए कहाँ गया ये, यहाँ पे, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, केवल हम लोग सेविंग्स ही बात कर रहे हैं क्योंकि ये डिमांड डिपॉजिट है। अब और यहाँ पे हाँ, सेविंग्स डिपॉजिट। अब यहाँ पे M3 जो है वो M1 यानी ये इन एडिशन टू टाइम डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विथ बैंक्स। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, डिमांड डिपॉजिट को केवल इंक्लूड यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे भी केवल डिमांड डिपॉजिट इंक्लूडेड था पोस्ट ऑफिस बैंक का, सेविंग्स बैंक का। बट M3 में क्या है, M1 मतलब ये प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या था, RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट पब्लिक का, किसके साथ, बैंक के साथ, वो भी इंक्लूडेड है। M4 में क्या होगा, M3 दिस इन एडिशन टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, इसमें पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स भी है, इसमें RD भी है, और इसमें FD भी है, ठीक है। तो M4 ये है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि M4 जो है इसमें सारे डिपॉजिट इंक्लूडेड हैं, क्योंकि इसमें M3 इंक्लूडेड है, M3 में M1 इंक्लूडेड है, इसमें डिमांड डिपॉजिट्स केवल थे, इसमें टाइम डिपॉजिट भी ऐड हो गया जो बचा हुआ था। यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में जो आपस में इंटर बैंक जो लेंडिंग्स हुई हैं, एक बैंक के पास दूसरे बैंक का लोन है, वो इंक्लूडेड नहीं है। RBI के जो पैसे हैं वो इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे। RBI के पास जो बैंक एज अ रिजर्व रेशियो रखती हैं, जैसे कैश रिजर्व रेशियो हो गया, या रेपो रेट पे भी, या रिवर्स रेपो रेट पे जो उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड यहाँ पे नहीं रहती हैं। अब नैरो मनी क्या है, नैरो मनी का मतलब हुआ है कि इसमें ज़्यादा इसकी विड्थ नहीं है। नैरो का मतलब होता है सकरा, या विड्थ जिसकी कम होती है उसको नैरो कहते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं केवल डिमांड डिपॉजिट इंक्लूडेड है, ठीक है। ऑन डिमांड में आपको मिल जाएगा जो सेविंग्स अकाउंट था और करेंट अकाउंट, ठीक है, ये दोनों अकाउंट हुआ करते थे, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट डिमांड डिपॉजिट में। तो डिमांड डिपॉजिट इतना बड़ा सेक्शन है, बट साथ ही साथ अभी आपने टाइम डिपॉजिट नहीं जोड़ा। अब क्योंकि टाइम डिपॉजिट भी इसमें जुड़ जाता है, तो ये जो ब्रैकेट है जिसमें सारे पैसे हैं, ये पैसे का जो बास्केट आप कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है इन दोनों केस में। यहाँ पे जो पैसे का बास्केट है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसे पब्लिक के पास पैसा है और जो बैंक में उनका डिपॉजिट है, केवल वो दो चीज़ें इंक्लूडेड है। बट यहाँ पे 3-4 चीज़ें ऐड हो जा रही हैं, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का भी टोटल सेविंग्स इंक्लूड हो जा रहा है। तो ब्रॉड मनी इसलिए क्योंकि इसमें ढेर सारे सेक्शंस को कवर कर रहा है, स्पेक्ट्रम को कवर कर रहा है, यहाँ पे कम को, इसीलिए इसको नैरो मनी कहते हैं। और लिक्विडिटी की अगर बात करें कि कितनी ईज ऑफ लिक्विडिटी रहेगी, आपको पता है कि डिमांड डिपॉजिट जो है आपके पास ऑन डिमांड रहता है, टाइम डिपॉजिट एक सर्टेन लिमिटेशन रहती है। तो डिमांड डिपॉजिट जो रहते हैं उनकी लिक्विडिटी हाई रहती है। लिक्विडिटी हाई रहने का मतलब है कि आप इजीली इसे इनकैश करा सकते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं रेडिली, ठीक है। तो इनकी लिक्विडिटी हाई रहेगी, यानी फ्लूइडिटी जिसे आप कह सकते हैं कि इनकी हाई रहेगी। आप आसानी से ले सकते हैं, आसानी से इसे खर्च कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट में आप इसे आसानी से ले नहीं सकते हैं, और अगर खर्च करना हो, जब आप ले सकते हैं तब आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन इसको लेना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि
टाइम पीरियड है, उससे पहले आप मैच्योरिटी पहले आप ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए M1 की लिक्विडिटी सबसे हाई रहती है, M4 की लिक्विडिटी सबसे कम रहेगी, क्योंकि इसमें टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूडेड है और पोस्ट ऑफिस का जो टाइम डिपॉजिट है RD और FD ये भी इंक्लूडेड। और टाइम डिपॉजिट क्योंकि इनकी लिक्विडिटी कम है, इस वजह से M3 M4 की लिक्विडिटी बहुत कम हो जाती है, और यहाँ पे टाइम डिपॉजिट है ही नहीं, इसलिए M1 M2 की लिक्विडिटी बहुत हाई रहती है, आराम से ले करके यूज़ करना, ठीक है। अब यहाँ पे 4-5 कॉन्सेप्ट हैं जो आप हमेशा सुनते होंगे, मॉनेटरी बेस, रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी, बेस मनी, सेंट्रल बैंक मनी, ये सारी चीज़ें सेम है जिसको M0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम लोग M1 M2 M3 M4 की बात कर रहे थे और यहाँ पे हम M0 की बात कर रहे हैं, जो कि है हमारा, इसे हम मॉनेटरी बेस कह सकते हैं या रिजर्व मनी कह सकते हैं, या इनमें से कोई भी आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। अब आखिर M0 है क्या? ये है करेंसी विद पब्लिक, यानी नोट्स प्लस कॉइन्स, करेंसी विद बैंक्स, ठीक है। यहाँ पे करेंसी विद बैंक्स का मतलब हो गया जो बैंक्स के पास है पैसा, मतलब जो इंटर बैंक उन्होंने लेंडिंग की है उसकी भी बात हो रही है उसमें, इसमें हम लोग इनको एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। करेंसी विद पब्लिक में क्या था? करेंसी विद पब्लिक में पब्लिक की जो करेंसी है प्लस इनके जो, नहीं सिर्फ यहाँ करेंसी हो रहा, केवल करेंसी इंक्लूडेड रहेगा, और जो बैंक्स ने डिपॉजिट की है करेंसी RBI के साथ वो है, ठीक है। अब क्या होता है, इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे, वो हम समझेंगे इस डायग्राम के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग वापस वहाँ चलेंगे, देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि M0 क्या है, मॉनेटरी बेस है हमारा M0, अभी मैंने बताया इसको हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी भी कहा जाता है या सेंट्रल बैंक मनी भी कहा जा रहा है। और यहाँ पे है हमारा मनी सप्लाई, इन दोनों के रिलेशन हम लोग समझ लेते हैं। अब क्या होता है कि मनी सप्लाई हमारा वो, ये आप सर्कल देख सकते हैं जो कि बड़ा सर्कल है, मॉनेटरी बेस ये। अब मॉनेटरी बेस वो है जो एक्चुअल में आपकी कंट्री में जो करेंसी है आपके पास, जो प्रिंटेड करेंसी है या मिंटेड कॉइन्स हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल नंबर ऑफ कोई कॉइन्स होंगे इस कंट्री में और नोट्स होंगे, ठीक है। इन दोनों को अगर आप ऐड अप कर देंगे, एक कोई फाइनल अमाउंट आएगा, ठीक है। वो होता है आपका टोटल मॉनेटरी बेस, ठीक है। मॉनेटरी बेस फाइनली एट लास्ट है क्या? ये आपका जो टोटल कॉइन्स है प्लस आपके जो नोट्स हैं, यही आपका मॉनेटरी बेस है। अब इस मॉनेटरी बेस को, क्योंकि ये बार बार यूज़ होता है बैंकिंग सिस्टम में, इसकी वजह से क्या होता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाती है। वो कैसे होती है उसको देखते हैं हम। यहाँ पे आते हैं हम लोग मनी मल्टीप्लायर पे। अब देखिए, इसको समझ लेंगे तो बाकी चीज़ें आसान होगी। किसी ने 1000 रुपये जो है डिपॉजिट किए बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। अब बैंक ने एज अ रिजर्व 100 रुपीज़ रख लिया, हम मान लेते हैं उनको कहा गया है, कुछ RBI के नॉर्म्स हैं, वो 100 रुपये रख लिए। अब उन्होंने 900 लोन दे दिया फिर से किसी को, क्योंकि 1000 डिपॉजिट किया था। अब 900 जिसको दिया है वो इंसान जो है एक्सपेंडिचर करता है, कुछ मान लीजिए गुड्स खरीदता है। अब ये जहाँ से इन्होंने गुड्स खरीदे हैं वहाँ पे वो पैसे चले गए। अब वो पैसे जो वहाँ पे गए हैं वो वापस दोबारा बैंकिंग सिस्टम में एंटर करेंगे, किसी के बैंक अकाउंट में गए होंगे या वो अपने बैंक अकाउंट डिपॉजिट करेगा। अब वो फिर से बैंकिंग सिस्टम में आ जाते हैं। अब फिर से बैंक क्या करेगी, 100 रुपये रखेगी एज अ रिजर्व और बाकी सब लोन दे देगी। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक बार हुआ, यहाँ पे बैंक ने एक बार लोन दिया, फिर बैंक के पास दोबारा जब पैसा आता है उसने 800 रुपये का लोन दिया। अब यही जो है जितनी बार बैंक के पास वापस आ रहा है पैसा, उसी को हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। क्या मतलब है कि इसका समझिए, 1 रुपये आपका मल्टीप्लाई होकर के कितने रुपए में बन जा रहा है वो कहलाता है आपका मनी सप्लाई, और कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है वो बताता है मनी मल्टीप्लायर। जैसे कि अगर आपके पास 100 रुपये थे, यहाँ पे हम लोग देखें आपके पास 1000 रुपये थे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मॉनेटरी बेस। अब 1000 रुपये दिए थे, 900 रुपये फिर से लोन दिए गए, किसी के पास फिर से पैसे आ गए, ये पब्लिक के पास पैसा आ गया, ये 800 रुपये भी पब्लिक के पास आ गया। अब ये टोटल होता 2700 रुपये, ये 2700 रुपये आपका हो जाएगा मनी सप्लाई। आप ये देख रहे हैं कि 1000 रुपये तो था, केवल 1000 रुपये था, ये 1000 रुपये 2700 रुपये में बन गया। अब RBI ने प्रिंट तो केवल 1000 रुपये किया था, बट मनी सर्कुलेशन में जो हो रहा है वो 2700 हो रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बट क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ऑन पेपर हो रही हैं, कि इन्होंने जो पैसे दिए हैं उसी को हम लोग बार बार रीयूज़ कर ले रहे हैं और ऑन पेपर सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी, तो हमें ये एक्स्ट्रा पैसे प्रिंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ते हैं। ये 2700 रुपये आपको करने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से अगर आपकी इकॉनमी कभी बढ़ती चली जाएगी तो आप हर समय ऐसे पैसे प्रिंट नहीं कर सकते। आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे जो है प्रिंट करते हैं, कॉइन्स मिंट करते हैं,
और मनी सप्लाई जो है वो आपका बैंकिंग सिस्टम में जैसे ही वो मॉनेटरी बेस जो है एक्सपैंड करता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है मनी सप्लाई में, ठीक है। तो मॉनेटरी बेस छोटा रहता है, मनी सप्लाई इसलिए आपका बड़ा हो जाता है। और ये जो चीज़ इसको बड़ा करती है मनी सप्लाई को, वो मनी मल्टीप्लायर है, ठीक है। कितनी बार हुआ है, अगर आपका 1 रुपये जो है, अगर यहाँ पे ये देखते हैं हम इसको एग्जाम्पल सोल्यूशन में समझते हैं। अब 27 रुपये मनी सप्लाई हो गया था हमारा, और 1000 रुपये हमारा मॉनेटरी बेस था। 2.7 टाइम्स हमारा मनी मल्टीप्लायर निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 1 रुपये जो है वो 2.7 रुपीज़ में बदल जा रहा है। इसको कहेंगे मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, कि कितना मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया मनी मल्टीप्लायर। अभी शायद हमारी इकॉनमी में शायद अराउंड 5 के चल रहा है मनी मल्टीप्लायर, इसे आप कंफर्म कर लीजिएगा, मैं भी एक बार देख लेता हूँ। अभी जो है हमारा मनी मल्टीप्लायर वो अराउंड 5.4 के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 1 रुपये जो है वो 5.4 रुपीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब यही अगर अगले साल 5.4 से घट करके 5 हो जाता है तो हमें क्या पता चलेगा, हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थोड़ी सी वीक हो गई, जिनकी वजह से हमारा 1 रुपये जो है अब केवल 5 रुपये में कन्वर्ट हो पा रहा है। अब यही अगर बढ़ता जाए 7 से 8 रुपये हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा 1 रुपये जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब पब्लिक जो है एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है, वो पैसा घूम करके बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है और वो फिर से किसी को लोन दिया जा रहा है या कहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये होता है आपका मनी मल्टीप्लायर। अब अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो आपके लिए ये है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, M इज़ इक्वल टू मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस। कितना पैसा हो गया है बड़ा वाला, उसके बाद कितना बेस था, ठीक है। और यही बताएगा मनी मल्टीप्लायर कि कितनी बार ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये छोटे छोटे गोले कितने हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ है, ये आपका मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में क्या होता है, करेंसी प्लस डिपॉजिट्स होते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई था, M1 M2 M3 M4 था। M1 में आपके केवल डिपॉजिट में केवल डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूडेड थे। M4 में आपका डिमांड प्लस टाइम डिपॉजिट भी थे, प्लस करेंसी विद पब्लिक था, ठीक है। अब यहाँ पे करेंसी प्लस डिपॉजिट्स हेल्ड बाय पब्लिक होता है, किस किस केस में, मनी सप्लाई के केस में। मनी सप्लाई के केस में हमेशा हम लोग बात करते हैं पैसा विथ पब्लिक, मनी विथ पब्लिक। और पब्लिक के पास पैसा कौन सा, जो उनके पास करेंसी खुद की है प्लस उनका जो पैसा बैंक में डिपॉजिटेड है। और पब्लिक की डेफिनेशन क्या है, पब्लिक की डेफिनेशन में ऑल इकोनॉमिक एंटिटीज एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI और इंटर बैंकिंग जो डिपॉजिट होते हैं, यानी बैंकिंग सिस्टम जो है वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा, जो आपस में बैंक से लैंड करते हैं, ये आपका मनी सप्लाई में रहेगा। बट आप ये ध्यान देंगे कि जब हम लोग इसकी बात करते हैं, मॉनेटरी बेस की बात करते हैं, तो मॉनेटरी बेस में हम लोग हर वो पैसा इंक्लूड करते हैं, हर वो करेंसी इंक्लूड करते हैं जो देश भर में है, एक्सेप्ट गवर्नमेंट। सरकार के पास जो पैसा है, इसका कहीं बैंक अकाउंट होगा, हो सकता है RBI में हो, SBI में हो। सरकार का जो पैसा है उसको छोड़ करके जितने भी करेंसी है, नोट्स या कॉइन्स जितने भी हैं, वो हमारे आ जाते हैं मॉनेटरी बेस में। ये पिंक वाला जो सर्कल आप डॉटेड देख रहे हैं, ये है आपका मॉनेटरी बेस और ये आपका मनी सप्लाई है, ठीक है। अभी क्योंकि कुछ हिस्सा जो है RBI के पास या बैंक से पास सपोज करते हैं SLR होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, उनको कुछ ना कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है, जो कि RBI मैंडेट करता है कितना रखना पड़ेगा। कुछ पैसा उनको RBI के साथ भी रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो वो जो रखा जा रहा पैसा, या तो वो नोट्स में है या तो कॉइन्स में है, ठीक है। अब जब वो नोट्स एंड कॉइन्स में है तो उसे ये कहा जा रहा है कि ये है बैंक रिजर्व, मतलब ये बैंक्स के पास है। बट जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, जो बाकी सिक्के बच रहे हैं, नोट्स एंड करेंसीज बच रहे हैं, वो ये हैं, ये पब्लिक के पास रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है करेंसी विद बैंक्स है, नॉट विद RBI और प्लस विद पब्लिक, ठीक है। यहाँ पे जो अब यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये सिर्फ पब्लिक के पास जो सिक्के हैं या नोट्स हैं वो हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो बैंक्स के पास, इंटर बैंक के पास जो नोट्स एंड कॉइन्स हैं वो हैं। मॉनेटरी बेस आपका फाइनली क्या है, कॉइन्स एंड नोट्स जो है पूरे देश में। अब वो पूरे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो जो बैंक्स के पास है, बैंक्स का RBI के पास है, और एक जो पब्लिक के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है आपका मॉनेटरी बेस, ये पिंक, और ये मनी सप्लाई। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको कि मॉनेटरी बेस कैसे ये छोटा सा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये नोट्स एंड कॉइन से बना हुआ है। और ये जो है आपका ये मनी सप्लाई है, जो एक्सपैंड होकर के बनता है। बट इतना नोट्स है, आपको हो सकता है दिखे कि मनी सप्लाई जो है हो सकता है 10 लाख करोड़ों फॉर एग्जाम्पल,
10 लाख करोड़ मान लेते हैं, ठीक है, अगर एग्जाम्पल लिया जाए। और अगर हम ये कहें कि 2 लाख करोड़ है, तो 2 लाख करोड़ जो है, इतने अमाउंट का हमने नोट एंड कॉइन प्रिंट करके रखा है। अब मनी मल्टीप्लायर की वजह से, क्योंकि वो बार बार पैसा रीयूज हो रहा है, उसकी वजह से ये 10 लाख हो गया। तो मनी मल्टीप्लायर कितना निकल के आएगा? 2 लाख ये है, 10 लाख ये है, तो 5 के आसपास आएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं, और आप इन नोट्स को दोबारा पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो को हो सकता है एक दोबारा और देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए अलग से इसके ऊपर एक बार फिर से एक वीडियो बना दूंगा 5-10 मिनट का, जिसमें ये फिर से चीज़ों को समझा दूंगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई मनी मल्टीप्लायर, मनी सप्लाई, मॉनेटरी बेस, और यहाँ पे 4 चीज़ें क्या थी? मॉनेटरी बेस, रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी, बेस मनी, सेंट्रल बैंक मनी, ये सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। केवल मॉनेटरी बेस के केस में ही हम लोग जो बैंक के पास सिक्के हैं, जो नोट्स हैं, उनको कंसीडर करते हैं। बाकी मनी सप्लाई में हम उनको कंसीडर नहीं करते हैं। मनी सप्लाई का मतलब हो जाता है जो पब्लिक के पास पैसा है, चाहे वो उनके पास खुद हो या फिर उनका बैंक में पैसा जमा हो। अब बैंक के पास 2 तरह के पैसे हो सकते हैं, एक तो पब्लिक का होता हो और एक होता है जो दूसरे बैंक का पैसा रहता हो। तो जो दूसरे बैंक का पैसा वो मनी सप्लाई में हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला चीज़ देखते हैं, लास्ट टॉपिक जो हमारा आरबीआई एंड इट्स फंक्शन को देखते हैं हम लोग। आरबीआई जो है एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन इन 1926, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन था, उसका जो रिकमेंडेशन 1926 में था, उसकी वजह से एक आरबीआई एक्ट पास किया गया 1934 में, और इस आरबीआई एक्ट में कहा गया कि आरबीआई होना चाहिए। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एस्टैब्लिश कर दी गया। अब ये जो एक्ट पास हुआ था, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पास की थी। अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थी? जो हमारा पार्लियामेंट है आज, ओल्ड पार्लियामेंट है, इसी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बैठा करती थी, ठीक है। जैसे कि आज हमारी लोकसभा राज्यसभा है, उस वक्त जो लोकसभा राज्यसभा जो थी हमारी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस वक्त तो था ही नहीं कॉन्सेप्ट। तो ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ये पास किया आरबीआई एक्ट। बाहर बच्चे खेल रहे हो सकता है, आपको आवाज़ आ रही होगी, आई होप कि ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो आरबीआई एक्ट 1934 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया, और उसके बाद ये इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, हिल्टन यंग कमीशन, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। और इसको नेशनलाइज कर दिया गया है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और ये अब क्या काम करता है? एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड कंट्रोल्स मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडियन पॉलिसी। नेशनलाइजेशन में क्या होता है कि जितना भी शेयर होल्डिंग रहती है वो गवर्नमेंट खरीद लेती है। आरबीआई का 100% शेयर होल्डिंग जो है गवर्नमेंट ने खरीद के रखा है 1949 में, तब ये नेशनलाइज हो गया। अब इसमें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपको स्टेट पीसीएस के लिए काम आ सकता है। पहला है कि इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। जो फर्स्ट विमेन गवर्नर थी वो थी केजे उदेशी। और जो केवल ओनली वन प्राइम मिनिस्टर हु वाज आल्सो द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मनमोहन सिंह, ठीक है। तो आपको ये 3-4 नाम इनके याद रखने हैं। अब एक फंक्शन ऑफ आरबीआई हमें पढ़ना है, और फंक्शन ऑफ आरबीआई में अगर हम देखें तो मॉनेटरी अथॉरिटी है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई फ्रेम करता है, किस तरीके से रुपी को कंट्रोल करना है वो आरबीआई डिसाइड करता है। रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जितने भी आपके इंश्योरेंस सेक्टर हैं, चाहे आपका नबार्ड हो गया, चाहे आपका सेबी हो गया, सेबी आपका कैपिटल मार्केट्स में आ जाता है, और नबार्ड आपका एग्रीकल्चरल सिस्टम, एग्रीकल्चरल बैंक है, और IRDAI हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। या जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम में आपके जो भी चीज़ें आ रही हैं, सब का जो रेगुलेटर है, सबका मालिक एक यानी आरबीआई। फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करता है। आप सुनते होंगे बार बार न्यूज़ में $630 बिलियन जो है हमारे फॉरेक्स रिजर्व हो गए, तो ये कहाँ रखे जाते हैं? आरबीआई के पास रखे जाते हैं, आरबीआई मैनेज करता है। आरबीआई को अगर रुपी थोड़ा सा कंट्रोल करना रहता है, रुपी जब डिप्रिशिएट करता रहता है, आरबीआई की इसको कंट्रोल करना है, तो ये जो फॉरेक्स रखा हुआ है इसको वो बाहर इससे रुपी खरीद लेगा एक्सचेंज मार्केट में। तो रुपी का जब खरीदेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो रुपी अप्रिशिएट करेगा थोड़ा सा, जैसा भी जो भी ज़रूरत होगी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। बैंकर टू गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ये बैंकर होता है। रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, जितने भी पेमेंट हो रहे हैं, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, आपका यूपीआई पेमेंट, ये सारा जो है इसका जो रेगुलेटर है वो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकर्स ऑफ बैंक, ये बैंकर्स ऑफ बैंक है, जितने भी बैंक्स हैं आरबीआई से लोन लेते हैं रेपो रेट पे,
और रिवर्स रेपो रेट पे डिपॉजिट करते हैं, और भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इशूअर ऑफ करेंसी है, आरबीआई करेंसी इशू करता है, प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये फंक्शंस ऑफ आरबीआई हैं। इस स्लाइड से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी देखेंगे। हमें मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है, और हमें ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक पॉलिसी दो तरह की होती है, एक पब्लिक पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी। और पब्लिक पॉलिसी किससे रिलेट करती है? गवर्नमेंट बजटिंग से, सेंट्रल लेवल पे, और ये स्टेट लेवल पे, दोनों पे करती हैं गवर्नमेंट बजटिंग, पब्लिक पॉलिसी। हम लोग जो स्पेशली बात करते हैं वो सेंट्रल लेवल पे बात करेंगे, जब हम लोग गवर्नमेंट बजटिंग पढ़ेंगे। अभी हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैंडल करता है, ठीक है। अब ये है मॉनेटरी पॉलिसी का हमारा ओवरव्यू जो है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये थोड़ा सा हो सकता है बड़ा हो जाए, इसको हम लोग अलग से ही करेंगे। तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, क्वांटिटेटिव मेजर्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें जो प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं, और आप अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप देख रहे हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दी IAS लैब, और जहाँ पे आप अपडेटेड रह सकते हैं इसके साथ। और मैं मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है, मैं ये जो PDF है मुझे इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, और क्योंकि ये इंडिविजुअल स्लाइड्स हैं, हो सकता है मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कि एक सिंगल A4 शीट में ये 2-3 स्लाइड एटलीस्ट इसको कंबाइन कर दी जाए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। और लेकिन हाँ, जिस दिन ये लेक्चर कंप्लीट होंगे, सारी सीरीज़ होंगी, हो सकता है 5-6 लेक्चर्स और हों, जब भी ये कंप्लीट होगा आपको सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आई होप कि दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।